तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में आई मूवी रेखा चित्रम को। मूवी सस्पेंस से भरी हुई है तो अंत तक देखिएगा। बाकी इससे जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। अब चलिए आपको मैं सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं। एक बच्चा कहता है कि कल मेरे पिताजी ने फिल्म में काम किया। वो बताता है कि कल रात मैंने देखा कि मेरे पिताजी और कुछ लोग एक लाश को ठिकाने लगाने की एक्टिंग कर रहे थे। लाश लड़की की थी जिसने पायल पहन रखी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं विवेक नाम के पुलिस ऑफिसर को, जो कि फिलहाल सस्पेंडेड है, लेकिन उसने 15 लाख की लॉटरी जीती है। तो पूरे गाँव में इसी बात की चर्चा हो रही है। फिर हम देखते हैं एक और आदमी राजेंद्रन को, जो कि काफी अमीर है, पर मदिरा पीने की आदत ने उसकी तबीयत बिगाड़ रखी है और कभी भी भगवान को प्यारा हो सकता है। वो दोबारा ज्वाइनिंग का समय आता है तो विवेक को मलकपारा नाम के गांव में पोस्ट कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि राजेंद्रन खूब सारी मदिरा पी के निकल जाता है मलकपारा के जंगलों में। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ सोशल मीडिया पर लाइव जाकर कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे अपनों के साथ समझौता करना पड़ा। मैं मना भी कर सकता था लेकिन मैं मान गया। ये 1985 की बात है। मैं और एलिस ज्वेलर्स का मालिक विंसेंट और फ्रांसिस यहाँ आए थे एक लड़की की लाश को दफनाने। वो मुश्किल से 18 साल की रही होगी, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आई है, किस जगह की है। हमने उसे दफना के उसकी सांसें बंद कर दी, पर उसी समय हमें नया जन्म मिला और हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। और अब वक्त मुझे वापस यहाँ ले आया है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। जहाँ मैं बैठा हूँ उसी के नीचे वो दफन है। मैं सोचता था कि किसी दिन लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मगर आज होगा। अगले सीन में हमें देखने मिलता है कि राजेंद्रन ने खुद को गोली मार अपनी जान दे दी है और अब पुलिस आ चुकी है तहकीकात करने। अब हम देखते हैं विंसेंट को, जिसका नाम लिया था राजेंद्रन ने। वो बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है। उसकी पत्नी है एलिस, जो कि बीमारी की वजह से बेड पर है, और एक बेटा है। जहाँ राजेंद्रन मरा वो एरिया विवेक के अंडर आता था। अब वहाँ पर खुदाई की जाती है तो विवेक द्वारा काफी मशक्कत किए जाने पर आखिरकार वहाँ लड़की का कंकाल मिल ही जाता है और अब ये केस मीडिया में तहलका मचा देता है। विवेक को लड़की की पायल भी मिलती है। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ऑफिसर विवेक की मेहनत देख उसे इस केस को सॉल्व करने वाली टीम में शामिल कर लेते हैं। विवेक राजेंद्रन के बारे में पता करता है तो जानकारी मिलती है कि उसकी बीवी तो है पर वो अलग रहती है, और बेटा है पर कहाँ है पता नहीं। वो राजेंद्रन की पत्नी से बात करता है तो कुछ खास पता नहीं चलता। गांव में जितने फ्रांसिस नाम के थे उनसे पूछताछ करता है तो भी कोई जानकारी नहीं मिलती। 1985 के आसपास जितने भी लड़कियों से जुड़े मिसिंग केसेस रिपोर्ट हुए थे, विवेक उनकी जांच शुरू करता है। मिसिंग लड़कियों के घर जाकर विवेक उनके परिवार वालों को वो पायल दिखा रहा था ताकि पहचान हो सके, पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। विवेक को एक फ्रांसिस के घर का पता चलता है तो उसके घर जाके उसे मिलता है उसका बेटा। वो बताता है कि पिताजी का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक ऑफिसर कहता है कि चोरी के मामले में एक लड़की भाग गई थी, तो क्या हम उसे भी मिसिंग केस मान सकते हैं क्या? तो विवेक कहता कि नहीं। एक आदमी पायल देख उसे अपनी बेटी की बताता है तो उनका सैंपल लेके डीएनए मैचिंग के लिए भेज दिया जाता है। विवेक को विंसेंट के एक रिश्तेदार का पता चलता है तो वो उनसे मिलने चाहता है। वो विंसेंट के बारे में सब अच्छा अच्छा ही बताती हैं। वो कहती हैं कि आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं तब उसके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ था, तभी वो यहाँ से निकल के बम्बई चला गया और वहीं अपना घर बसा लिया। विवेक विंसेंट से पूछताछ करते हुए कहता कि आपके पहचान वाले ने बताया कि आप एक फादर के साथ मलकपारा में रहते थे, बिल्कुल उसी वक्त जिस दौरान वो हादसा हुआ था। विंसेंट कहता कि फादर ने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया। जब वो बूढ़े हुए तो मैं उनके साथ रहता था मदद के लिए। जिस आदमी ने खुद को लड़की का पिता बताया था उसके डीएनए सैंपल मैच नहीं होते। उस आदमी को ये जानकारी देने के लिए फोन किया जाता है तो पता चलता है कि वो तो मर चुका है। विवेक को तभी याद आता है कि ऑफिसर ने कहा था कि चोरी के एक मामले में लड़की भाग गई थी। उस केस को विवेक ने नजरअंदाज कर दिया था, पर अब उसकी जांच पड़ताल शुरू करता है। इधर उधर फाइल खोजने पर उन्हें एक फाइल मिलती है जिससे पता चलता है कि चंद्रपन नाम के आदमी ने चोरी का केस दर्ज किया था। चंद्रपन का अता पता ढूंढकर वो उसके पास पहुंचते हैं। चंद्रपन उस जमाने में एक फिल्म कंपनी में काम करता था। वो बताता है कि मैं ही जूनियर आर्टिस्टों को लाता था। विवेक पूछता है कि आपने एक लड़की के खिलाफ कंप्लेंट
कंप्लेन की थी ना, कौन थी वो लड़की? चंद्रप्पन बताता है कि एक दिन एक जूनियर आर्टिस्ट मेरे पास आई और बोली कि क्या आप मुझे ममूटी की हीरोइन बना सकते हैं। मैंने उसे समझाया कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है। उस वक्त मलकपारा एरिया में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें ममूटी थे। मुझे ऑर्डर दिया गया था कि कुछ सुंदर लड़कियां चाहिए जो कि एक गाने में ममूटी सर के पीछे खड़ी हो सकें। मैं शूट पर लड़कियां लेके पहुंच गया और उसी में वो लड़की थी जिसका नाम था रेखा। एक दिन एक शूट के बाद वो लड़की भाग गई जबकि आधा गाना ही शूट हुआ था। उसकी वजह से अगले दिन का शूट रुक गया और फिर मुझे गालियां सुननी पड़ी। मैंने जाके उस लड़की के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। जो गाना शूट हुआ था उस गाने में वो लड़की मौजूद है तो आप उसमें उसे देख सकते हैं। विवेक गाना देखता है तो उसमें उसे रेखा दिख जाती है। कहानी अब उस समय में जाती है जहाँ हम देखते हैं रेखा को जो कि बहुत उत्साह से भरी पड़ी थी शूटिंग के लिए। उसे नन का रोल मिला था तो उसी गेटअप में तैयार हो जाती है। विवेक सीनियर ऑफिसर को बताता है कि मरने से कुछ दिन पहले राजेंद्रन को एक नंबर से कॉल आ रहे थे। वो नंबर अब भी स्विच ऑफ है। डिटेल निकालने पे पता चला कि पिछले 1 साल से उस नंबर से सिर्फ राजेंद्रन को ही कॉल किया गया है। विवेक एक दूसरी जूनियर आर्टिस्ट से मिलता है तो वो बताती है कि रेखा उस बस में नहीं थी जिस बस से हमें वापस घर छोड़ा गया था। विंसेंट का वकील विंसेंट को रेखा का स्केच दिखाता है कि इस लड़की की छानबीन की जा रही है तो स्केच देख वो एकदम सकपका जाता है। विवेक को पता चलता है कि जो आदमी राजेंद्रन को कॉल करता था उसका नाम सजीवन है। ममूटी वाली फिल्म के प्रोडक्शन टीम के एक आदमी से पता चलता है कि जॉन पॉल नाम का आदमी जो कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे वो काफी कुछ बता सकते थे पर अफसोस वो अब रहे नहीं। पॉल सर के जितने भी इंटरव्यू पड़े हुए थे सोशल मीडिया पर उनको देखा जाता है तो एक इंटरव्यू में वो एक लड़की का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि मैं फिल्म के शूट के दौरान एक सीन के फाइनल ड्राफ्ट पर काम कर रहा था। तभी एक नन पैर में पायल पहने मेरी तरफ चलती हुई आई और उसने मुझसे पूछा कि आपने ममूटी को गंजा क्यों दिखाया। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही वो चली गई। वो लड़की रेखा ही थी। कंकाल के पास से पायल मिली और रेखा ने भी पायल पहन रखी थी। विवेक को शक होता है कि जो कंकाल मिला वो कहीं रेखा ही तो नहीं। विवेक उस फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर से मिलने जाता है तो उनसे बात करके कुछ खास पता नहीं चलता। बस इस बात की पुष्टि होती है कि रेखा फिल्म सेट में मौजूद थी और वो दिखने में काफी सुंदर थी। एसोसिएट डायरेक्टर का मानना था कि शायद वो बड़ी हीरोइन बन जाती पर गायब ही हो गई। विंसेंट अब ऑर्डर देता है कि इस केस में जो भी गवाह बन रहा है, जो भी सबूत हैं, सब खत्म कर दो। कुछ लोग चंद्रप्पन को मार डालते हैं। विवेक को स्टेशन ड्यूटी से हटा के ट्रैफिक ड्यूटी पे लगा दिया जाता है और केस क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। एक ऐसे ऑफिसर को केस दिया गया जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट था तो वो विंसेंट के हाथों बिक गया और लग गया केस से जुड़े सारे सबूत मिटाने में, जैसे कि रेखा का कंकाल। विवेक ने इस केस को पर्सनली ले लिया था क्योंकि बहुत बड़ी अनसुलझी गुत्थी थी इस केस में जिसे सुलझाने की चुल मच गई थी विवेक को एसोसिएट डायरेक्टर कमल के जरिए पता चलता है कि उस टाइम पे पल्ला सरी नाम का एक रिपोर्टर था जो कि अब यूट्यूब चैनल चलाता है। उस फिल्म के शूट के दौरान वो वहां मौजूद था तो आप उससे मिल लीजिए, शायद उससे कुछ पता चल जाए। पल्ला सरी से मिलने पर वो बताते हैं कि मैं ममूटी का इंटरव्यू लेने गया था तो वहां मेरे फोटोग्राफर ने उसकी फोटो खींची थी। वो फोटो मैंने एक मैगजीन में छापी थी। फोटो में ममूटी के पीछे रेखा खड़ी दिखाई पड़ती है। रेखा के बगल में एक और नन खड़ी थी तो वो उसके बारे में पता लगाता है तो पता चलता है कि वो जूनियर आर्टिस्टों में से एक नहीं थी। विवेक को समझ आता है कि वो उस फिल्म का हिस्सा थी ही नहीं बल्कि वो सच में एक नन है। विवेक रेखा के बगल वाली नन को ढूंढ निकालता है जो कि अब मदर बन चुकी है। मदर बताती हैं कि वो लड़की मलकपारा में फिल्म में काम करने के लिए आई थी। कहानी पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि एक चर्च में फिल्म की शूटिंग होने वाली थी। मदर जो कि उस वक्त नन थी वो भी ममूटी की बहुत बड़ी फैन थी। नन को सिस्टर भी बोल सकते हैं तो वही बोलेंगे। रेखा नन की ड्रेस में वहीं पर मौजूद थी। जैसे ही ममूटी आते हैं सब दौड़ पड़ते हैं उनका दीदार करने के लिए। रेखा भी दौड़ पड़ती है पर इस भागम दौड़ में उसकी ड्रेस फट जाती है। रेखा ड्रेस सिलवाने फिल्म सेट पे मौजूद टेलर के पास जाती है पर वो ड्रेस सिलता नहीं क्योंकि वो बिजी था। तभी रेखा को दिखाई पड़ती है सिस्टर जो कि कपड़े फैला रही थी। रेखा उनसे कपड़े मांगती है तो सिस्टर कहती कि मैं दे दूंगी पर एक शर्त पर, अगर तुम मुझे ममूटी से मिलवाओगी तभी मैं ड्रेस दूंगी। रेखा तो खुद जूनियर आर्टिस्ट थी पर ड्रेस पाने के लिए वो झूठ बोल देती है कि हाँ वो मिलवा देगी। बात
बातों बातों में रेखा उससे बताती है कि उसे बहुत बड़ी हीरोइन बनना है, उसे ममूटी के साथ काम करना है। वो उन्हें चिट्ठियां भी लिखती रहती है। थोड़ी और बात होने पर रेखा सच बता देती है कि उसने झूठ बोला ड्रेस लेने के लिए, मैं तो उनके आसपास भी नहीं जा सकती। सिस्टर कहती चलो मैं तुम्हें मिलाती हूँ ममूटी से। पल्ला सरी इंटरव्यू लेने आया हुआ था उस वक्त, तो आसपास भीड़ जमा थी, तो ये दोनों वहीं जाके खड़ी हो गई। जब ममूटी जा रहे थे तो तब उनकी फोटो खींची गई और उस फोटो में ये दोनों भी आ गई। वर्तमान में मदर बताती हैं कि लंच के बाद मैं अपने कॉन्वेंट में वापस आ गई। कॉन्वेंट वो जगह होती है जहाँ सभी सिस्टर मदर फादर रहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता गया मैं उसे अच्छे से जानने लगी, लेकिन कभी उसने अपने परिवार के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जिस गाने में रेखा थी उस गाने का शूट चल ही रहा था कि तभी जोरों की बारिश होने लगी, तो शूट रोकना पड़ा। सिस्टर रेखा को अपने कॉन्वेंट में लेके चली जाती हैं। वो रेखा को सबसे मिलवाती हैं और फिर सब मिल के खाना खाते हैं। दोनों में थोड़ी बहुत और बातचीत होती है और फिर रेखा चली जाती है सोने। अगली सुबह देखने मिला कि कॉन्वेंट में डोनेशन के जो पैसे रखे थे और सोने की जो मूर्तियां थी वो चोरी हो गई हैं और रेखा भी गायब है। सबको यही लगता है कि रेखा चोरी करके फरार हो गई। सिस्टर रेखा को लाई थी कॉन्वेंट में, तो सारा इल्जाम उन पर लग गया चोरी का। उसके बाद उन्होंने रेखा को कभी नहीं देखा और न ही उसके बारे में कुछ सुना। विवेक पूछता है कि पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की गई। मदर बताती हैं कि अगर ये बात फैल जाती कि हम डोनेशन का पैसा भी नहीं संभाल सकते तो फ्यूचर डोनेशन पर असर पड़ता है, इसलिए हमने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर रेखा थी कौन, कहां से आई वो और कहां गई। क्या वो सच में हीरोइन बनने आई थी या थी वो एक चोर। सजीवन की लोकेशन का पता चल जाता है तो विवेक उसे धर दबोचता है। उसके साथ एक और लड़का था बीनू। दोनों की धुलाई करने पर सजीवन बताता है कि जब बीनू छोटा बच्चा था तब इसने अपने पापा बेबी और राजेंद्र को एक लड़की को ले जाते देखा और उसके अगले दिन इसने मुझे बताया कि उसके पापा ने फिल्म में काम किया। इसने कहा कि वो सिर्फ एक शूटिंग थी और वो लोग एक्टिंग कर रहे थे। जो फिल्म शूट हो रही थी उसके आने का इंतजार किया और पूरी फिल्म देखी तो उसमें मुझे ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखा। मैं समझ गया कि ऐसा कोई सीन था ही नहीं। इसके पिता भी बहुत शराबी टाइप थे। हमने उनको शराब पिला पिला के उगलवा लिया कि उस लाश को ठिकाने लगाने में कौन कौन शामिल था। बीनू कहता कि उस रात को एक लड़की का खून हुआ और उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए मेरे पिता को पैसे दिए गए थे। राजेंद्रन, बेबी, फ्रांसिस और वक्कचन, ये 4 लोग शामिल थे लाश ठिकाने लगाने के लिए। ये दोनों फोन करके पैसों के बदले राजेंद्रन को ब्लैकमेल करने लगे। जब बीनू ने राजेंद्रन का मरने वाला वीडियो देखा तो उसने पाया कि उसके पिता का नाम नहीं लिया उसने। बेबी मर चुका है अब, शायद इसीलिए उसका नाम नहीं लिया। विवेक जब दोबारा इन दोनों से मिलने आता है तो पाता है कि बीनू और सजीवन दोनों मारे गए। इन्हें मरवाया था विंसेंट ने। जहाँ जहाँ विवेक जा रहा था, जो जो उसे सुराग मिल रहे थे, विंसेंट उन्हें मिटाते जा रहा था। विवेक फिल्म शूटिंग के टाइम की फोटोज देख रहा होता है तो उसमें उसे दिखता है एक आदमी जिसकी आंख खराब थी। उसे याद आता है कि फ्रांसिस को ढूंढते समय वो एक लड़के से मिला था जिसकी आंखें सही नहीं थी और उसके पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा था, यानी कि जिस फ्रांसिस की तलाश थी वो वही है, मतलब लड़के का पिता। विवेक उसके पास पहुंच जाता है पर फ्रांसिस कुछ बताने को राजी ना था। विवेक कहता कि सब एक एक करके मर रहे हैं, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे और तुम भी मरोगे। फ्रांसिस बताता है कि हाँ, हमने उसे दफनाया था। अब कहानी यहाँ से उस समय में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि कॉन्वेंट में एक लड़की थी पुष्पम, जो कि नौकरानी थी। वहाँ पर एक लड़का था वक्कचन, जो कि कॉन्वेंट की देखरेख करता था। पुष्पम और वक्कचन में नैन मटक्का होने लगा। एक दिन फादर ने वक्कचन को डोनेशन के पैसे दिए तिजोरी में रखने के लिए, तो वक्कचन ने उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए। उसे पैसे चुराते हुए पुष्पम ने देख लिया तो वक्कचन ने उसे भी हिस्सा दिया और पुष्पम ने ले भी लिया। दोनों की सोच चोरों वाली थी तो दोनों में काफी बनने लगी। अब ये दोनों कॉन्वेंट का अनाज और बाकी चीजें बेचकर पैसे कमाने लगे। एक दिन चोरी करते हुए बेबी उन्हें देख लेता है, जो कि कॉन्वेंट में ही रहता था, तो अब वो भी उनका साथी बन जाता है। पुष्पम की नजर थी कॉन्वेंट की तिजोरी पर। पुष्पम ने चालाकी से वक्कचन की मदद से तिजोरी की चाबी बनवा ली और अब इंतजार था एक परफेक्ट समय का जब वो तिजोरी का सारा माल चुरा सके। फ्रांसिस बताता है कि मैंने देखा कि मदर और सिस्टर्स कॉन्वेंट की गाड़ी से किसी धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। तभी सिस्टर ने बात करी थी सबसे कि रेखा को मैं कॉन्वेंट लेके आऊंगी। ये बात पुष्पम ने सुन ली। उसका दिमाग टनका और उसने एक प्लान बनाया। फ्रांसिस ने कई बार बेबी और वक्कचन को एक साथ देखा कॉन्वेंट से आते जाते हुए, तो उसे समझ आ गया कि ये लोग कुछ तो प्लान बना रहे हैं। रेखा जब कॉन्वेंट आई तो पुष्पम ने खाने में नींद की गोलियां मिला दी। दिक्कत यह हो गई कि जिस सब्जी में पुष्पम ने नींद की गोलियां मिलाई वो सब्जी रेखा ने खाई ही नहीं। सबके सो जाने के बाद पुष्पम रेखा के कमरे में जाकर उसका गला घोट
नोट उसे मार डालती है। प्लान शायद उसका मारने का ना रहा हो, सिर्फ उस पर चोरी का इल्जाम लगाने का रहा हो। पर रेखा ने नींद की गोलियों की मिलावट वाला खाना नहीं खाया तो पुष्पम ने सीधा उसे मार ही डाला। फ्रांसिस को शक था ही उन पर, तो वो राजेंद्रन के साथ कॉन्वेंट आ गया तो देखा कि एक लड़की मरी पड़ी है। बेबी ने उन्हें पैसों का लालच दिया तो वो लाश ठिकाने लगाने को मान गए। राजेंद्रन इस प्लान में शामिल नहीं होना चाहता था तो हमने उसे धमकाया कि अगर उसने हमारा साथ नहीं दिया तो सारा इल्जाम उस पर लगा देंगे। जब ये लोग रेखा को गाड़ रहे थे तब उन्होंने देखा कि रेखा के पैर हिल रहे हैं, यानी कि जिंदा है वो। ये लोग फिर भी उसे दफना देते हैं जिंदा ही। जो भी पैसा चुराया था वो सब आपस में बांटकर हम लोग चले गए। फ्रांसिस कहता कि राजेंद्रन की मौत के बाद मुझे पता चला कि वक्कचन और विंसेंट एक ही हैं। आपने जिस लड़की की फोटो दिखाई ये वही है जिसे हमने दफनाया था। हम देखते हैं कि एलिस को कोई बुके भेजता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। बुके पर एक नोट था जिसमें लिखा था कि जल्दी ठीक हो जाओ पुष्पम, यानी कि एलिस ही पुष्पम है। नोट पढ़ के एलिस की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये बुके भेजा था विवेक ने, ये बताने के लिए कि उसे सब कुछ पता है अब कि वो कौन है। सारी प्लानिंग प्लॉटिंग पुष्पम की ही थी। चोरी करने का प्लान, रेखा को मार के उसे दफना के उस पर चोरी का इल्जाम लगाने का प्लान सब पुष्पम का किया धरा था। इन दोनों ने अपनी पहचान बदल ली और बन गए विंसेंट और एलिस। उन पैसों की मदद से विंसेंट ने व्यापार किया और शामिल हो गया देश के अमीर लोगों की लिस्ट में। ज्वेलरी का व्यापार करने का आइडिया भी पुष्पम का था। किसने किया, क्या किया, ये तो पता चल गया था, पर सवाल अभी भी यही था, रेखा कौन थी। पुष्पम वक्कचन से कहती कि पुलिस वाले को सब पता चल चुका है तो उसे ठिकाने लगा दो। सारे सबूत और गवाहों को मिटाने का आइडिया भी पुष्पम का ही था। विंसेंट विवेक का एक्सीडेंट करा देता है और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर वो मरता नहीं, बच जाता है। इस केस से जुड़ा इतना सारा खुलासा कर दिया था विवेक ने, तो उसे फिर से अपॉइंट कर दिया जाता है इस केस के लिए। मीडिया का भी प्रेशर पड़ रहा था तो विंसेंट की ज्यादा चल नहीं सकती थी। विवेक की सहेली पत्रकार को जगदीश नाम के एक्टर का फोन आता है जो कि इस केस से संबंधित कुछ जानते थे। विवेक से मिलने पर वो बताते हैं कि मेरी पहली फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी, उसके बाद मैंने और भी फिल्में करी। फिर नाना मैगजीन ने मेरे ऊपर एक आर्टिकल छापा। कुछ हफ्तों बाद मुझे रेखा नाम की लड़की का खत आया। खत में उसने मेरी और मेरी फिल्म की तारीफें लिख रखी थी। वो मुझे भैया बुलाती थी। उस खत के जरिए हमें पता चलता है कि उसका पूरा नाम रेखा पात्रोज है और उसकी एक छोटी बहन भी है, आशा। जगदीश बताते हैं कि मैंने शुक्रिया लिखकर उस खत का जवाब भी दिया और फिर उसके बाद से वो हमेशा मुझे खत लिखने लगी। उसने ये भी बताया कि वो ममूटी सर को भी खत लिखती रहती है। एक बार उसने लिखा था कि क्या मैं ममूटी सर का साइन किया हुआ फोटो उसे भेज सकता हूँ। उसने ये भी बताया था कि वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आएगी, फिर चाहे घर ही क्यों न छोड़ना पड़े। मैंने उसे एक चिट्ठी लिखी जिसमें कि उसे समझाया कि पहले पढ़ाई पूरी करो फिर इस लाइन में आने का सोचना। फिर उसके बाद से खत आना बंद हो गए। शायद उसे मेरी सलाह पसंद नहीं आई। मुझे लगता है कि जो रेखा मुझे चिट्ठी लिखती थी ये वही रेखा है जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। खत पर एड्रेस जो लिखा था वो कन्याकुमारी का था। विवेक तुरंत निकल जाता है रेखा के घर की ओर तो उसे वहां मिलती है उसकी छोटी बहन आशा जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। आशा बताती है कि ये 1982 की बात है जब हम लोग कन्याकुमारी आए। यहाँ आने के बाद ही वो फिल्मों में जाने के सपने देखने लगी। घर के बगल में मूवी की कैसेट की दुकान थी तो उसकी रुचि और बढ़ गई ये सब देख के। पापा से जिद करके उसने वीसीआर और टीवी खरीदवा लिया और फिर दिन रात मूवी ही देखती रहती थी। उसने जब ममूटी की फिल्में देखी तो वो उनकी बहुत बड़ी फैन बन गई। उसने फिल्म मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर दिया और छुप छुप कर फिल्में देखने जाया करती थी। वो उसने ममूटी सर को चिट्ठी भी लिखना शुरू कर दी। जिस जगह ममूटी जाते वो वहीं चिट्ठी भेज देती। वो पायल जो रेखा ने पहनी हुई थी वो उसकी माँ ने दी थी। वो जगदीश को भी खत लिखती रहती थी तो उनका भी जवाब आता था। तो एक दिन एक खत पिताजी पढ़ लेते हैं। उन्हें नहीं पसंद था ये सब तो वो रेखा पर खूब गुस्साते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं खींच के। उस दिन के बाद से हमने उसे फिर कभी नहीं देखा। पिताजी ने उसे हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। समय बीतता गया और उसके आने की हर उम्मीद फीकी पड़ गई। माता पिता के गुजर जाने के बाद भी मैंने ये घर नहीं छोड़ा इस उम्मीद में कि मेरी बहन वापस आएगी। विवेक उसे रेखा की पायल देता है जिसे पाकर बहन की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। पुलिस विंसेंट के बेटे को सब बता देती है कि उसके माँ बाप अपनी जवानी में क्या कर्म कांड करके बैठे हैं। एलिस कहती कि अब तो सबको सब कुछ पता चल गया है और वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे। मुझे जेल नहीं जाना। विंसेंट कहता कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। वो एलिस का मुंह नाक दबा के उसे मार डालता है। कोई और उसके प्यार को दुख न पहुंचा सके इसके लिए उसने अपने प्यार को खुद ही सुला दिया।
रेखा की बहन का डीएनए मैच कराया जाता है तो डीएनए मैच हो जाता है। विवेक पुलिस फोर्स लेके पहुंच जाता है विंसेंट के घर उसे गिरफ्तार करने। हमें देखने मिलता है कि विवेक ने जो लॉटरी में पैसा जीता था वो रेखा की बहन को दे रहा है। उसके पास जगदीश का कॉल आता है जो कि कहते हैं कि कोई तुमसे मिलना चाहता है, जल्दी आ जाओ। क्राइम ब्रांच वाले रेखा का कंकाल उठा ले गए थे पर फॉरेंसिक डॉक्टर ने कंकाल का कुछ हिस्सा उनसे छुपा के अपने पास रख लिया था। उसी को लेकर क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ रेखा का अंतिम संस्कार किया जाता है जिसमें उसको जानने वाले सभी लोग शामिल थे। विवेक रेखा की बहन को एक लिफाफा देता है। लिफाफे में थी ममूटी की फोटो जिस पर उनका साइन था, रेखा का नाम भी लिखा था उन्होंने। जगदीश ने विवेक को बुलाया था ममूटी से मिलने के लिए। उन्हें जब पूरा केस पता चला होगा और रेखा की इच्छा पता चली होगी तो उन्होंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हुए अपनी साइन करी हुई फोटो दे दी। हमें आखिर में दिखाया जाता है कि रेखा एक दुकान से एक मैगजीन खरीदती है। मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था कि ममूटी को एक नई हीरोइन की तलाश है। ये वही वक्त रहा होगा जब रेखा ने सोचा होगा हीरोइन बनने का और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म के जरिए हमें यही सीखने मिलता है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन दौलत कभी काम नहीं आता। जितना हमें मिलता है उससे 2 गुना ज्यादा हमारा नुकसान ही हो जाता है। जितने लोग भी शामिल थे चोरी के पैसे लेने में और रेखा को दफनाने में, उनमें से किसी का भी भला नहीं हुआ। जो मेन मास्टरमाइंड थी पुष्पम, उसने भी बिस्तर पकड़ लिया, कोई काम नहीं आया उसका चुराया हुआ पैसा। आखिर में मौत को ही गले लगाना पड़ा। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है बल्कि सच में ऐसा होता है। अगर आपको 100 रुपए पड़ा मिला और आपने उसे उठा के खुद पर खर्च कर लिए तो कैसे भी करके आपका उससे ज्यादा नुकसान होना तय है। इस केस का खुलासा हुआ और सारा सच बाहर आया सिर्फ 2 लोगों की चुल की वजह से। पहला इंसान राजेंद्र और दूसरा विवेक। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए राजेंद्रन ने खुलासा किया और विवेक ने केस को पर्सनली लेते हुए पूरी गहराई में चला गया और ढूंढ निकाला कि कौन है रेखा का कातिल। फिल्म का क्लाइमैक्स सस्पेंस सब ठीक ही था, लेकिन जो हमारा कनेक्शन बनाने का ट्राई किया गया रेखा से कि वो बहुत बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, ममूटी के साथ काम करना चाहती थी, पर करने नहीं मिला क्योंकि वो मर गई बेवजह। वो इमोशन, वो कनेक्शन हमें फील कराने की जो कोशिश की गई वो हमें फील नहीं होता। बुरा भले लगता है कि रेखा बिना मतलब के ही मर गई, उसके साथ नहीं होना चाहिए था ऐसा, पर वो कैरेक्टर आपके जहन में बस नहीं पाता। मुझे लगता है कि हम ऑडियंस को पहले से विंसेंट पर शक नहीं पैदा करवाना चाहिए था। उसको अच्छा ही दिखाते शुरुआत में और लास्ट में राज खोलते तो और बढ़िया लगता। हमें तो लगभग पता ही चल गया था कि विंसेंट ही गड़बड़ है, तो सस्पेंस सिर्फ विवेक के लिए रह गया सारा। मलयालम फिल्म से रिलेटेड काफी सारी बातें हुई हैं फिल्म में जो कि वो लोग ही कनेक्ट कर पाएंगे जो कि हमेशा से मलयालम फिल्म देखते आ रहे हैं, तभी वो सारे रेफरेंसेस समझ पाएंगे। केस सॉल्व तो हो गया पर मुझे लगता है कि विंसेंट बाहर आ ही जाएगा। इतना अमीर है, इतना पावरफुल है, इस देश का कानून ऐसे ही लोगों की तो जी हुजूरी करता है, तो क्यों नहीं आएगा बाहर। एक बात ये भी समझ नहीं आई कि रेखा मूवी के गाने में थी, एक फेमस मैगजीन में ममूटी की फोटो छपी उसके पीछे भी थी। वो क्या कभी रेखा की फैमिली ने ये सब नहीं देखा? क्या उनके जानने वालों को कभी नहीं दिखी रेखा फोटो या गाने में? मूवी का क्लाइमैक्स कुछ और होता तो शायद दिखा देते कि रेखा की फैमिली को दिखा सब कुछ, पर क्लाइमैक्स तो ये था तो उस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। लड़कियों से तो मैं कहना चाहूंगा कि ये फिल्म मम्मी पापा के साथ तो बिल्कुल मत देखना। वजह यह है कि पूरी फिल्म खत्म हो जाएगी और आखिर में उनको यही समझ आएगा कि देखो बाप की बात नहीं मानी और चली गई अपना मन की करने, देख लो उसके साथ क्या हुआ। तो अगर आपको ये बातें नहीं सुननी हो तो अकेले ही देखना ये फिल्म। एक्टिंग की बात करें तो विवेक का किरदार निभाने वाले आसिफ अली और रेखा का किरदार निभाने वाली अनस्वरा राजन दोनों ने अपने किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाया। बाकी और जितने भी कलाकार फिल्म में मौजूद हैं उन सबकी एक्टिंग बढ़िया ही देखने मिली। ये उनके लिए मैंने बोला तेज जो बोलते हैं कमेंट में कि भैया थोड़ा सा फास्ट बोलिए ना, तो देखिए आपके लिए मैंने बोल दिया। जो ममूटी सर के फैंस हैं उनको काफी अच्छा लगा होगा ममूटी सर को जवान देख के। जिस हिसाब से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री सस्पेंस मूवी बनाती है उस लेवल की तो नहीं है ये मूवी, लेकिन हाँ नादानिया जैसी मूवी देखने से तो लाख गुना बेहतर है ये फिल्म देखना। अब और कुछ तो बताने को रहा नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नहीं लगा हो अच्छा तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। अगर आप मेरी आवाज में मूवी सीरीज की कहानी सुनते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।